बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 223 किस्सा सुन चुके हैं और अब 224 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं, जो खुदरू सब्ज़े से भरपूर थी और पहाड़ी तक चली गई थी। ज़ाहिर उसे देखकर खुश हो गया। उस घाटी में हम बिल्कुल महफूज होंगे जनाब, काश हम उस तरफ निकल आए होते। हाँ, अब ये घाटी हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, मैंने गंभीर लहजे में कहा। क्या मतलब हुआ? ज़ाहिर ने हैरत से पलकें झपकाईं। पहले ये घाटी हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना करती? छुपने के लिए ये बेहतरीन जगह है और उन लोगों की तवज्जो का सबसे ज्यादा मरकज यही घाटी रही होगी। अगर हम यहाँ छुपे होते तो यकीनन पकड़ लिए जाते। खुदा जो भी करता है उसमें उसके बंदों की बेहतरी होती है, ज़ाहिर ने तवील सांस लेकर कहा। घाटी में उतरने के बाद हमने बेखतर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अब हमें अकब से भी देख लिया जाने का खतरा खास नहीं था। तवदन ज़ाहिर ने कहा, कुछ देर आराम ना कर लें जनाब? कोई हरज नहीं, मैंने रुकते हुए कहा। खतरा हमसे बहुत दूर हो गया है। शुक्रिया जनाब, ज़ाहिर ने बैठते हुए कहा। जिस्मानी थकन की वजह से मैं ज्यादा असाबी शिकस्तगी का शिकार हो गया हूँ। आराम भी करो ज़ाहिर, और गैर मुतवक्के तौर पर बच जाने की खुशी में हम थोड़ी सी अयाशी भी करेंगे। कैन इधर लाओ। ज़ाहिर के चेहरे पर मुसरत की लहर दौड़ गई। हम पानी पियेंगे जनाब? उसने बेहद खुश होकर कहा। हाँ ज़ाहिर, मुझे यकीन है कि इस पहाड़ी को पार करने के बाद बहुत जल्द किसी ढंग की जगह पहुंच जाएंगे, लिहाजा अब हम पानी की फजूल खर्ची बर्दाश्त कर सकते हैं। हमने पानी की फजूल खर्ची जरूर की मगर ज्यादा नहीं की। ये बात हम दोनों ही के ज़हनों में थी कि बुरा वक्त आते देर नहीं लगती। पानी पीकर ज़ाहिर की जान में जान आई और उसके चेहरे पर रौनक की लहर दौड़ गई। अब वो काफी देर आसानी से चल सकता था। वो लोग पहाड़ी से उतरने के बाद क्या करेंगे जनाब? थोड़ी देर बाद ज़ाहिर ने पूछा। हमें तलाश करते हुए पहाड़ी की तरफ बढ़ेंगे, मैंने जवाब दिया। तलाश करते हुए क्यों? ज़ाहिर ने एतराज किया। वादी में तो हमें पहले ही तलाश किया जा चुका है। मेरा कहने का मतलब यही था कि वो हमारी तलाश में पहाड़ी की तरफ बढ़ेंगे, तब तो हमें खासी तेजी से सफर करना पड़ेगा, ज़ाहिर ने कहा। इसलिए कि पहाड़ से उतरने के बाद उन लोगों की रफ्तार भी काफी तेज रहेगी। हम तेजी से ही सफर करेंगे ज़ाहिर, अगर तुम्हारी थकन उतर गई हो तो चल पड़े। ज़ाहिर फौरन ही चलने के लिए तैयार हो गया और हमारा सफर एक बार फिर शुरू हो गया। हमारा ख्याल था कि घाटी पहाड़ी तक चली गई है। जब हम घाटी के इख्तिताम तक पहुंचे तो मालूम हुआ कि पहाड़ी पर पहुंचने के लिए हमें बाहर निकलकर खासा फासला तय करना पड़ेगा। ये तो कोई बात ना हुई, ज़ाहिर ने मायूसी से कहा। हमें बाहर निकलना पड़ेगा और बाहर यकीनन खतरा होगा। अंधेरा फैलने में देर ही कितनी रह गई है ज़ाहिर, हम आराम करेंगे और फिर रात के अंधेरे में आगे बढ़ेंगे। हम दोनों ने नाश्ते का बचा हुआ खाना खाया, पानी पिया और आराम करने लेट गए। लेटे क्या, सो गए, इसलिए कि बज़ाहिर कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था। मेरी आंख खुली तो अंधेरा फैल चुका था। वक्त का अंदाजा करना मुश्किल था, लिहाजा मैंने फौरन ज़ाहिर को बेदार किया और हम अंधेरी रात में घाटी से निकलकर पहाड़ी की तरफ चल पड़े। गज़िश्ता चढ़ाइयों को मद्देनजर रखते हुए पहाड़ी पर चढ़ना हमारे लिए बहुत आसान साबित हुआ। 2 घंटे से भी कम अरसे में हम पहाड़ी की चोटी पर लेटे दूसरी तरफ देखने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान हमने दुश्मन की अपने नजदीक मौजूदगी के कोई आसार महसूस नहीं किए थे, लेकिन उसके बावजूद हमें इल्म था कि दुश्मन कहीं न कहीं मौजूद जरूर है। रात गुजारने के लिए ये जगह खासी महफूज और मुनासिब मालूम हो रही है, ज़ाहिर ने कहा। जरूर होगी, मैंने जवाब दिया, लेकिन हम मजीद सफर करेंगे। हर मुमकिन तेज रफ्तारी का मुजाहरा करते हुए हम ज्यादा से ज्यादा सफर करने की कोशिश करेंगे। मेरा अंदाजा है कि हम पहाड़ी सिलसिले से निकल आए हैं। अगर इस मौके पर हिम्मत हार गए तो सारी मेहनत रायगां भी हो सकती है। मैं हिम्मत नहीं आ रहा जनाब, ज़ाहिर ने जीमते हुए लहजे में जवाब दिया और हम फिर चल पड़े। जल्द ही मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित होता हुआ महसूस हुआ। पहाड़ी सिलसिला खत्म हो गया था या इख्तिताम पर था। अगर हम कल का दिन भी शामिल कर लेते तो हमारे सफर की कुल मुद्दत 5 रोज होती, जबकि मेरा अंदाजा था कि हमें इस पहाड़ी सिलसिले से निकलने में शायद 7 रोज लग जाएंगे। गोया हमने अपने अंदाजे से 2 दिन कम ही में मतलूबा सफर तय कर लिया था। चुनाचे मैं बहुत खुश था। खुश तो ज़ाहिर भी बहुत था, जिसका अंदाजा उसकी रफ्तार से हो रहा था। वो भरपूर तरीके से मेरा साथ दे रहा था और उसने एक लम्हे के लिए भी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया था कि उसकी वजह से मेरी रफ्तार पर किसी किस्म का असर पड़ रहा है। ज़ाहिर किसी रफ्तार की वजह से हमने कम वक्त में खासा सफर कर लिया। फिर मैंने जमीन की नोयत तब्दील होती हुई महसूस की। ये चीज ज़ाहिर ने भी महसूस कर ली थी। उसकी रफ्तार सुस्त हो गई थी। क्या बात है ज़ाहिर? मैंने पलट कर ज़ाहिर से पूछा। तुम सुस्त क्यों पड़ गए? आपने महसूस नहीं किया जनाब? जमीन की नोयत तब्दील हो गई है और यूं महसूस होता है जैसे हम पानी के नजदीक पहुंच गए हों। मैंने महसूस किया है ज़ाहिर, बिलाशुबा जमीन की नोयत तब्दील हो गई है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है?
मेरा ख्याल है ऐसे में सफर जारी रखना मुनासिब नहीं होगा। क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि हम दिन की रोशनी में इलाके का जायजा लेने के बाद आगे बढ़ें? मेरा इरादा यही है ज़ाहिर, मैंने हंस कर कहा, लेकिन शब बसरी के लिए भी हमें कई मुनासिब जगह की जरूरत होगी। मैं इसी की तलाश में हूँ। हमें थोड़ी देर में एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ सोया जा सकता था। हमने वहीं पड़ाव डाल दिया। मेरी छठी इस खबरदार कर रही थी कि आने वाला दिन हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। मुझे नहीं मालूम था कि अब हमें किस किस्म के इलाके से गुजरना पड़ेगा। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे दोनों हाथ आजाद हों, मगर यह खतरा भी मोल नहीं लिया जा सकता था। सूट के साथ रखना बहरहाल जरूरी था। मैंने ज़ाहिर की तरफ देखा जो बेखबर सो रहा था, शायद मेरे भरोसे पर या फिर थकन की वजह से बात कुछ और भी रही हो, लेकिन कल पेश आने वाले हालात का मुकाबला करने के लिए नींद जरूरी थी। चुनांचे मैंने भी लेटकर आंखें मूंद ली। 5वें रोज तुलू होने वाले सूरज ने मुझे बेदार पाया। बेसब्री से फिजा पर छाई हुई धुंध खत्म होने का इंतजार कर रहा था। रात वाले एहसास का ये इलाका हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होगा। इस वक्त मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया था और मैं इस इलाके का जायजा लेने के लिए सख्त बेचैन था, लेकिन धुंध खत्म हुए बगैर जायजा लेना भी मुमकिन नहीं था। मैंने इस शराबी कैफियत में ज़ाहिर को झुंझोड़ डाला। उठ जाओ, मैंने कहा। ज़ाहिर बुड़बुड़ाया और दूसरी तरफ करवट बदल ली। मैंने उसे दोबारा झुंझोड़ा। उठो ज़ाहिर, हमें सफर शुरू करना है। क्या हमें देख लिया गया है जनाब? उसने आंखें खोले बगैर कहा। नहीं, मैंने जवाब दिया, लेकिन मुझे कोई गड़बड़ महसूस हो रही है। ज़ाहिर बुखलाकर उठ बैठा। उसकी नींद हरन हो गई थी। क्या हो गया जनाब? उसने बुखलाए हुए अंदाज में पूछा। हुआ कुछ भी नहीं, बस मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे हम गिर गए हों, इसलिए हमें फौरन रवाना होना होगा। ओह, ज़ाहिर ने सुकून का सांस लिया। कुछ खाने पीने का प्रोग्राम भी है या? अभी नहीं, बाद में देखा जाएगा, लेकिन हम जरा देर इंतजार करेंगे ताकि धुंध खत्म हो जाए और हम आगे बढ़ने के लिए सिंध का तयन कर सकें। कुछ ही देर बाद धुंध खत्म हो गई और मेरा ये अंदाजा गलत साबित नहीं हुआ कि हम पहाड़ी सिलसिले को उबूर कर चुके हैं। हमारे चारों तरफ अब भी पहाड़ थे जिन्हें देखकर घोड़े की नाल का तस्वर ज़हन में उभर आया था, लेकिन दरिया की मौजूदगी बरहक थी। घोड़े की नाल के दरमियान एक वादी के आसार थे जो हमें पूरी नहीं दिखाई दे रही थी। ताहम ये तो नजर आ रहा था कि वहाँ की जमीनें ज़ेरे काश्त है। दरिया भी दिखाई दे रहा था। दुश्मन हमारे हकम में था और हम उसके जाल में फंस सकते थे। हमारे दाईं जानिब दरख्तों और झाड़ियों के एक सिलसिला था जो ढलान पर से उतरता हुआ वादी में उतर गया था। मैं तेजी से उठ खड़ा हुआ। दौड़ो ज़ाहिर, मैंने कहा, वरना हम गिर जाएंगे। हम दोनों दौड़ पड़े, जिसका रुख दरख्तों के झुंड की तरफ था। दरख्तों के झुंड के अलावा हमारे लिए वहाँ कोई और जाए पनाह नहीं थी। दौड़ते वक्त भी हम शदीद खतरे में थे और हमें दूर से भी देखा जा सकता था, लेकिन हमारी बचत इसी में थी कि जल्द से जल्द उस झुंड तक पहुंच जाते। अभी हम दरख्तों के झुंड से चंद गज के फासले पर ही थे कि बगैर किसी वार्निंग के हेलीकॉप्टर नमूदार हो गया। हम रुके बगैर दरख्तों के झुंड में दाखिल हुए और गिर पड़े। हमारी सांसें बुरी तरह फूली हुई थी। 4 रोज के पहाड़ी सफर ने हमारा बुरकस निकाल दिया था और वतन समेत दौड़ना हमारे लिए एक नामुमकिन काम था जिसे हमने मुमकिन बना दिया था। हेलीकॉप्टर मनहूस आवाजें निकालता हुआ हमारे सरों पर से गुजर गया। उसकी वहाँ आमद मेरे लिए बड़ी नाकाबिले यकीन सी बात थी। इसे इत्तफाक पर महमूल नहीं किया जा सकता था। ये बात भी मानी जा सकती थी कि गुज़िश्ता रोज हमें वादी में देख लिया गया होगा। अगर ऐसा था तो इसका मतलब था कि होरी बाबड़ के आदमी मुस्तकिलन हमारी नकलो हरकत से वाकिफ रहे थे। ये बात मान ली जाती तो ये सवाल पैदा होता था कि उन्होंने हमें पकड़ क्यों नहीं लिया, या फिर हमारे साथ ओली बाबड़ चूहे बिल्ली वाला खेल खेल रहा है। मैं सोचता रहा मगर किसी यकीन के नतीजे पर ना पहुंच सका। हेलीकॉप्टर की वहां आमद एक ऐसा मुअम्मा था जिसे हल करना आसान नहीं था। मैं उठ बैठा और दरख्तों के दरमियान से हेलीकॉप्टर को देखने की कोशिश करने लगा। ये मरदूद यहाँ क्या करने आया है? ज़ाहिर ने इंतहाई जले भुने अंदाज में कहा। सामने वाली पहाड़ी की ढलानों पर हमें तलाश कर रहा है। क्या उसने हमें देख लिया? मालूम नहीं। तो फिर उसे अंदाजा कैसा हुआ कि हम किस मुकाम पर होंगे? ज़ाहिर ने उलझे हुए अंदाज में कहा। यह बहुत माहिर पायलट है ज़ाहिर, मैंने कहा, और इसे यह भी बता दिया होगा कि उसका वास्ता किन लोगों से पड़ा है। हम कल से उसे नहीं मिल सके तो उसने फर्ज कर लिया होगा कि हम वादी से बाहर निकल आए होंगे। बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है जनाब। अब हमारा आइंदा क्या कदम होगा? हम फर्ज कर लेते हैं कि हमें नहीं देखा गया है, मैंने कहा और पलटकर सूटकेस खोलने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं जनाब? ज़ाहिर ने कहा। ये कुछ खाने पीने का मौका तो नहीं है। खाना हमारी जरूरत है ज़ाहिर, हो सकता है बाद में हमें ज्यादा खराब हालात का सामना करना पड़े, इसलिए जो थोड़ा बहुत खा सकते हो खा लो। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है।
मैंने पकी हुई सब्जी का एक टीन सूटकेस से निकाला और चाकू की मदद से उसे खोल डाला। मैं और ज़ाहिर ने टीन साफ करने के बाद पानी पिया। ये खाना अगरचे नाकाफी था, लेकिन इन हालात में हमारे लिए बहुत गनीमत था। अगर हमारे पास ये थोड़ी बहुत चीजें ना होती तो ना जाने हमारा अशर क्या होता। हेलीकॉप्टर की आवाज अब भी आ रही थी, मगर वो हमसे बहुत दूर था, गलत जगह पर हमें तलाश कर रहा था और हम दरख्तों के झुंड में महफूज थे। सारे के सारे दरख्त तनावर और घने थे, न सिर्फ साया फराम कर रहे थे बल्कि हमें दुश्मन की निगाह से मुस्तकिल तौर पर महफूज भी कर रखा था। हमें हेलीकॉप्टर की तरफ से अब कोई खतरा नहीं रह गया था, अलबत्ता अकब की तरफ से मैं फिक्रमंद था। ओली बवड़ के पैदल दस्ते के लोग अगर वहाँ पहुँच जाते तो हमारा बचना महाल हो जाता, लेकिन अभी वो भी दूर थे। अब हमें कोई ऐसी जगह तलाश करनी है जहाँ से हम पूरी वादी का जायजा ले सकें। खाने के बाद मैंने ज़ाहिर से कहा और फिर हम उठकर चल पड़े। आधा घंटा रेंगने के बाद हम ऐसे मुकाम पर पहुंच गए जहाँ आगे ढुलान थी। उस ढुलान पर भी दरख्त और सब्जा उगा हुआ था, लेकिन उसके दरमियान से हम पूरी वादी का नजारा कर सकते थे। झाड़ियाँ यहाँ भी काफी घनी थी, इसलिए हमें वादी का जायजा लेने के लिए खड़ा होना पड़ा। हमें वो वादी अबूर करना थी और उस काम के लिए पहले से रास्ते का तयन किया जाना जरूरी था। हमारे और वादी के दरमियान एक मील के लगभग फासला था। वादी बेहद सरसब्ज थी और उस सरसब्जी की वजह वो दरिया था जो वादी में दाएं से बाएं बह रहा था। उस दरिया की वजह से वादी में खेत नजर आ रहे थे, झोंपड़ियां भी थी जो दूसरी जानिब नजर आने वाले पहाड़ तक चली गई थी। अपना सफर जारी रखने के लिए जरूरी था कि हम वादी को अबूर करते। वादी अबूर करने के लिए हमें दरिया को लाजमन अबूर करना होगा, ज़ाहिर ने कहा। उसके लहजे में परेशानी थी। मेरा ख्याल है हम दोनों ही तैरना जानते हैं, दरिया अबूर करना हमारे लिए मसला नहीं होगा। अगर दरिया अबूर करते हुए हमें देख लिया गया तो फिर बचने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। तुमने गौर नहीं किया ज़ाहिर, पहाड़ों से फूटने वाले कई चश्मे मिलकर ये दरिया बना है। अगर तुम तवज्जो से वादी का जायजा लो तो तुम्हें मालूम होगा कि यहाँ ऐसे मुकामात भी हैं कि हम खेतों से गुजरकर वादी को अबूर कर सकते हैं। ज़ाहिर ने मेरे कहने के मुताबिक वादी पर निगाह दौड़ाई और बोला, लेकिन इस सूरत में हमें जिस मुकाम से गुजरना होगा वहाँ पर जो खेत है उनमें मौजूद फसल की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, कम अज कम 8 फीट तो जरूर होगी। हाँ है, मैंने उससे इत्तफाक करते हुए कहा, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें कुछ अंदाजा नहीं कि ये किस चीज की फसल है, जबकि हमें इस बात का इल्म होना जरूरी है। वजह, मैंने ज़ाहिर की दिलचस्पी देखते हुए कहा, खेतों से गुजरने के दौरान हमें खतरात का सामना भी करना पड़ेगा। ज़ाहिर ने कहा, अगर हमें ये मालूम हो जाए कि ये फसल किस चीज की है तो हम अंदाजा कर सकेंगे कि वहाँ हमें कौन से जानवरों का सामना करना होगा। हम उसके लिए पहले से तैयार होंगे और पहले से तैयार होने की वजह से बेहतर तौर पर खतरे का मुकाबला कर सकेंगे। मसलन अगर हमें इल्म हो जाए कि ये गन्नों के खेत हैं तो हम हाथियों के गोल का मुकाबला करने के लिए तैयार रहेंगे। जी हाँ बिल्कुल, ज़ाहिर ने बुरा माने बगैर कहा, अगर ये वाकई गन्ने के खेत हैं तो यहाँ हाथी भी होंगे। मेरे भाई, हाथियों के गोल की फिक्र करने की बजाय बेड़ियों के उस झुंड से बचने की तदबीर सोचो। हर गुजरते हुए लम्हे के साथ हमारे अकब में हमसे करीब तर होते जा रहे हैं। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा। ज़ाहिर बड़ी बेसाख्तगी से बोला, महफूज तरीके से आगे बढ़कर ही हम उनसे बच सकेंगे। दुश्मन हमारे अकब में है, ऊपर हेलीकॉप्टर है और हमारे सामने जो वादी नजर आ रही है वहाँ भी हमारे दुश्मनों ने जगह बना रखी होगी। अगर हम यहाँ बैठे सोच विचार करते रहे तो लाजमन मारे जाएंगे। हमारे बचने की अगर कोई सूरत है तो सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने रहने में है। राह खतरात का सवाल तो वो हर तरफ मौजूद है। कोई ना आगे खतरा तो हमें कहीं भी दरपेश आ सकता है, उसके लिए किसी किस्म की तखसीस नहीं की जा सकती। लिहाजा मजीद गौर फिक्र करने की बजाय आगे बढ़ो, हमारी बका का यही एक रास्ता है। ताकत और अफरादी कुव्वत दोनों एतबार से दुश्मन हमसे बहुत बरतर है, लेकिन एक बार हमें देख लिया गया तो फिर हम बच नहीं सकेंगे। उनको तो हेलीकॉप्टर की मदद भी हासिल है, हमारे पास क्या रखा है? ये किस्मत के खेल हैं ज़ाहिर, कुदरत साथ दे तो बहुत कुछ हो सकता है। गुज़िश्ता 4 रोज के दौरान उन्हें जुल देते हुए इतना तवील सफर कर लेना बजाय खुद एक हैरान कुन बात है। मुमकिन है हम उस वादी से भी साफ गुजर जाएं। ये बड़ी नामुमकिन सी बात है जनाब, क्या हम किसी की नजरों में आए बगैर वादी से गुजर सके। ये मत भूलो कि इस वादी के तमाम बाशिंदों का ताल्लुक ओली बावड़ से नहीं हो सकता। लिहाजा अगर किसी ने हमें देख भी लिया तो मुमकिन है वो ओली बावड़ का आदमी ना हो। अगर ऐसा हुआ तो हमें कोई खतरा नहीं होगा। मुकामी बाशिंदे तो शायद हमें अहमियत ना दे, लेकिन हम अगर ओली बावड़ के किसी आदमी की नजर में आ गए तो
तो अगर ऐसा वक्त आ ही गया तो हम आखिरी गोली तक मुकाबला करेंगे, मैंने खून ख्वार लहजे में कहा। ठीक है जनाब, ज़ाहिर मुतमईन अंदाज में बोला। मैं सबसे ज्यादा इस बात से खौफजदा हूँ कि कहीं हम जिंदा उनके हाथ ना लग जाएं। मुझे खुशी है कि तुम मुतमईन हो गए। अब ये समझ लो कि वादी में दाखिल होने के बाद हमें रुके बगैर सफर करना होगा और हम कोशिश करेंगे कि किसी की नजरों में ना आए, लेकिन अगर इत्तफाकन किसी की नजरों में आ गए तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं, उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ते रहेंगे यूं जैसे हमने किसी को देखा ही ना हो। ये ठीक है जनाब, इस तरह हम खासा महफूज सफर करेंगे। मुमकिन है देखने वाला हमें कोई सियाह समझे। जाहिर की इस बात पर मुझे हंसी आ गई। इस हुलिये में मैंने अपने और उसके कपड़ों की तरफ इशारा किया। हमारे कपड़े तार तार हो रहे थे, जिस्म पर जगह जगह खराशें थी और शेव बढ़कर जाड़ जिंकाड़ की सूरत इख्तियार कर चुका था। मेरा तबसरा सुनकर जाहिर जीप गया। खैर, हमें इससे क्या कि कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा। आओ अब निकल लेते हैं, मैंने कहा, और हम एक मुनासिब रास्ता मुंतखब करके वादी की तरफ उतरने लगे। जैसे जैसे हम नीचे उतरते जा रहे थे हमारा हिताए नजर कम होता जा रहा था। बुलंदोबाला दरख्त और वादी के खेत हमारे दूर तक देखने की राह में मुज़ाहम हो रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ ये आसानी थी कि अब हमें तलाश कर लिए जाने के इम्कानात कम हो गए थे। रास्ते में हमें चंद लोग नजर आए, मगर उनमें से किसी ने भी हम पर खुसूसी तवज्जो नहीं दी थी। ये बात मेरे लिए हैरत का बायस थी, मगर मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। कुछ और आगे बढ़े तो हमें चौबी बाड़ नजर आई। उस बाड़ के अंदर हमारी शामत थी। वो दरअसल शहद की मक्खियों का बाड़ था। वो दरअसल शहद की मक्खियों का छत्ता था। जैसे ही जाहिर को इस बात का अंदाजा हुआ वो रुक गया। ये तो शहद की मक्खियां हैं जनाब, उसने अटक अटक कर कहा। रास्ता तब्दील कर दीजिए जनाब, इनके नजदीक से गुजरना मुनासिब नहीं है। बेवकूफी की बातें मत करो जाहिर, मैं बुरा सा मुंह बनाकर बोला। गर्मी ने पहले ही हुलिया बिगाड़ रखा है, अब तुम भी परेशान करोगे। क्या जरूरी है कि हम इनके करीब से ही गुजरें? कोई और रास्ता भी तो इख्तियार किया जा सकता है। मैंने तुमसे कहा था कि वादी में दाखिल होने के बाद हम और रास्तों पर नहीं जाएंगे, मैंने सख्त लहजे में कहा। मेरी हदायत के बावजूद तुम खिलाफ वर्दी के मुर्तकिब हुए हो। जाहिर ने बेबसी से मुझे देखा और चल पड़ा, लेकिन खौफजदा से अंदाज में शहद की मक्खियों के छत्तों की तरफ देखे जा रहा था। मैंने उसकी तरफ से तवज्जो हटाई और सामने देखने लगा। सामने की जानिब एक खेत था जो तकरीबन 150 गज के फासले पर था और आगे जाकर झाड़ियों के एक सिलसिले पर खत्म हो गया था। थोड़े ही फासले पर एक घना जंगल भी नजर आ रहा था, जिसे देखकर हम खुश हो गए, लेकिन ये महफूज होने का वक्त नहीं था। खेत के अंदर घुस चलो जाहिर, मैंने बाईं जानिब के खेत की तरफ इशारा करके कहा। इस तरह तुम मक्खियों और हम दोनों को ऊपर से देख लिए जाने के खतरे से महफूज हो जाएंगे। ठीक है जनाब, जाहिर ने खुश होकर कहा। हम खेत के अंदर घुस गए। खेत के इख्तिताम तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। मैंने जाहिर को रुकने का इशारा किया और खुद आगे बढ़ आया और बड़ी एहतियात से बाहर झांकने लगा। बाहर निकलने से कबल ये एहतियाती तदबीर जरूरी थी और ये एहतियात काम आ गई। खेत के बाहर किसानों के अलावा 3 मुसल्लह अफराद पहरा देते नजर आ रहे थे। मैंने फसल से बाहर झांकने में जिस कदर एहतियात बरती थी उतनी एहतियात से पीछे खिसक आया। जरा सी जल्दबाजी उन लोगों की तवज्जो मबजूल करा सकती थी। मेरा अंदाज देखकर दायर समझ गया कि कोई गैर मामूली बात है। क्या बात है जनाब? उसने सरगोशी में मुझसे पूछा। बाहर किसी किस्म का खतरा है? वही हुआ जिसका खतरा था, मैंने कहा। बाहर 3 मुसल्लह अफराद हमारी ताक में घूम रहे हैं। अब क्या होगा जनाब? जाहिर ने कहा। उसके लहजे में परेशानी थी। हमें रास्ता तब्दील करना पड़ेगा, मैंने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। अब हम जंगल में सफर करेंगे। जाहिर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। ये बहुत खतरनाक बात होगी जनाब, उसने बुखलाए हुए अंदाज में कहा। वो बहुत गुंजान जंगल है, मालूम नहीं अंदर कैसी सूरत हाल से सामना करना पड़े। जाहिर ठीक कह रहा था। वो जंगल वाकई बहुत गुंजान था। दरख्तों के दरमियान फासला न होने के बराबर था, लेकिन उसके अंदर घुसने के बाद हम पूरी तरह महफूज हो जाते। मजबूरी है जाहिर, हमें यही करना पड़ेगा। जाहिर ने बाईं जानिब निगाह दौड़ाई। क्या हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम उस तरफ निकल जाएं? नहीं जाहिर, मैंने सख्ती से कहा। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। मैं दाईं जानिब से बाहर निकलकर जंगल की तरफ बढ़ा। यहाँ भी बाहर निकलने से कबल मैंने इत्मीनान कर लिया था कि वहाँ कोई मौजूद तो नहीं है। जाहिर मेरे अकब में था। घने जंगल के करीब पहुंचकर पहले जाहिर ने और फिर मैंने अंदर दाखिल होने में देर नहीं लगाई। अब हम किसी कदर महफूज हो गए थे। अंदर की दुनिया बहुत मुख्तलिफ थी। इब्तदा में तो अंधेरा कुछ कम था, मगर आगे बढ़ने के साथ साथ अंधेरे में इजाफा हो रहा था। आगे बढ़ना बजाय खुद एक दुश्वार मरहला था। कदम कदम पर रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था। सर उठाकर देखने के बावजूद आसमान का बहुत थोड़ा सा हिस्सा नजर आ रहा था। हम ज्यादा आगे नहीं जा पाए थे कि मैंने बातों की आवाजें सुनी। जाहिर से रुकने का कहकर मैं भी रुक गया।
जिन लोगों की बातें करने की आवाजें आ रही थी वो मुकामी काश्तकार भी हो सकते थे और ओली बावड़ के आदमी भी। आवाजें उसी जानिब से आ रही थी जहाँ से हम जंगल के अंदर दाखिल हुए थे। अगर हम उनकी गुफ्तगू सुनने में कामयाब हो जाते तो शायद हमें अंदाजा हो जाता कि वो कौन है। इसलिए मैं हमा तनगोश था, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। ऐन उसी वक्त जबकि उन लोगों की बातों के अल्फाज समझ में आना शुरू हुए थे, जाहिर बुरी तरह चीख पड़ा। मालूम नहीं उस पर क्या आफताब पड़ी थी। उसके इस तरह चीखने पर मैं भी उछल पड़ा, लेकिन अगले ही लम्हे मुझे खुद को जमीन पर गिरा देना पड़ा, इसलिए कि जाहिर की चीख के फौरन बाद एक फायर हुआ था। एक फायर तो गालिबन इज़्तिरारी तौर पर किया गया था, इसलिए कि वो गोली हमारी तरफ नहीं आई थी, लेकिन उसके बाद तवील ब्रेस्ट मारा गया। इस बार सिमत का तयन करने के बाद फायरिंग की गई थी। मुतअद्दिद गोलियां हमारे ऊपर से भी गुजर गई और उसके बाद तो क़यामत ही आ गई। लगातार फायरिंग शुरू हो गई। ऐसा मालूम होता था कि वो लोग सारा मैगजीन फूंक देने पर तुल गए हों। फिर अचानक ही फायरिंग का सिलसिला थम गया और बहुत से लोगों की बातें करने की आवाजें आने लगी। गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल था। इस बात में कोई शुबा नहीं था कि उन लोगों ने जाहिर की चीख सुनने के बाद ही फायरिंग शुरू की थी। उन्होंने सिमत तक का तयन कर लिया था और अब यहाँ हमारी मौजूदगी का राज अफशा हो चुका था। तुम पर कौन सी क़यामत टूट पड़ी थी? मैंने दांत पीस कर जाहिर से कहा। वो मुझे शहद की मक्खी ने काट लिया था, जाहिर ने इकलाते हुए बताया, और मेरा खून खोल कर रह गया। मुझे यकीन था कि उसे हरगिज़ किसी शहद की मक्खी ने नहीं काटा होगा। वहाँ शहद की मक्खियाँ बराए नाम थी। जाहिर चूंकि नफसियाती तौर पर मक्खियों से खौफ ज़्यादा था, इसलिए उसे यकीनन वहम हुआ होगा। मुझे उस पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन जो कुछ हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। हम नजरों में तो आ ही चुके थे, अब तो बस ये सोचना था कि इस मुसीबत से क्यों कर बचें। हमारा काम कई गुना दुश्वार हो चुका था। अगर हम किसी की नजरों में आए बगैर वादी से गुजर जाते तो वो लोग यकीनी तौर पर धोखा खा जाते। इस बात का तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि वादी से किसी की नजरों में आए बगैर भी गुजरा जा सकता है, खुसूसन इस सूरत में कि बहुत से लोग खास तौर पर इसी काम पर मामूर थे। सवाल ये था कि अब यहाँ से कैसे निकलें। निशानदेही तो हो चुकी थी कि हम जंगल के अंदर छुपे हुए हैं। उन लोगों को किसी हद तक ये अंदाजा भी हो चुका होगा कि हम जंगल के कितने अंदर हैं। जाहिर की चीख की आवाज से उन्होंने फासले का किसी हद तक तयन तो जरूर ही कर लिया होगा। हमें यह भी मालूम था कि हम मुसल्लह हैं, लिहाजा उन्होंने इसी मुनासिबत से अपने तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त भी कर रखा होगा। अभी मैं इसी शशो पंज में फंसा हुआ था कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए कि मेरे नथनों से किसी चीज के जलने की बू टकराई। मैं चौंक कर इधर उधर देखने लगा, मगर वहाँ चंद फीट से आगे कुछ नजर आना महाल था। मैंने जाहिर से इस्तफसार किया, तुम्हें कुछ जलने की बू आ रही है? मैं भी यही देखने की कोशिश कर रहा था जनाब, कोई चीज जल रही है, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या जल रहा है। जाहिर की बात मुकम्मल होने से कबल ही मैंने धुआं महसूस किया और उछल कर खड़ा हो गया। उठो जाहिर, मैंने रासा होकर कहा, जिस तरह भी हो यहाँ से निकलने की कोशिश करो। उन लोगों ने जंगल को आग लगा दिया है। जाहिर ने उठने और फिर वहाँ से निकलने की कोशिश शुरू करने में बड़ी फुर्ती का मुजाहरा किया। उसे भी खूब अंदाजा था कि आग कितनी तेजी से फैलेगी। जंगल की आग तो ज़रबुल मिसल की हैसियत रखती है। हम दोनों हर मुमकिन तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, मगर ये आसान काम नहीं था। हमारे पैर झाड़ियों में उलझ रहे थे, सरों और चेहरों से दरख्तों की शाखें टकरा रही थी और हमें हर कदम आगे बढ़ाने के लिए इतनी शिद्दत जिद्दोजहद करना पड़ रही थी कि हमें यूं महसूस हो रहा था जैसे हम आगे बढ़ ही ना पा रहे हों। मैंने हर एहतियात बालाए ताक रख दी और जिस तरह भी मुमकिन हो रहा था आगे बढ़ने का रास्ता बना रहा था। अकब से खौफनाक आग हमारी तरफ बढ़ती जा रही थी, आग जो अपनी जद में आए हुए हर शख्स को बिला इम्तियाज जलाकर राख कर देती है। मालूम नहीं उन लोगों ने जानबूझकर जंगल को आग लगाई थी या ये उनकी चलाई हुई गोलियों का शाखसाना था। बात कुछ भी रही हो, हमारी जान के तो लाले पड़ गए थे। हम इसी तरह टकराते गिरते पड़ते आगे बढ़ते रहे कि एक और मुसीबत नाज़िल हो गई। अंधेरे के बायस मैं एक ऐसी शाख से टकरा गया जिस पर शहद की मक्खियों का छत्ता लगा था। अपना सुकून बर्बाद किए जाने पर सैकड़ों शहद की मक्खियां बैक वक्त उड़ी। उन सब के बिन बनाने की आवाजें मिलकर एक जन्नाटा सा पैदा कर रही थी। वो जन्नाटा मुझे दुनिया की सबसे ज्यादा खौफनाक आवाज महसूस हुआ। लम्हे भर को तो मैं ये भूल गया कि हम एक ऐसे जंगल में फंसे हुए हैं जिसमें आग लग चुकी है और हमें इस आग से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा तेज रफ्तारी का मुजाहिरा करना है। खुद फरामोशी की ये कैफियत मुझ पर एक लम्हे से ज्यादा कायम ना रह सकी। मैं फौरन ही आवाज में वापस आ गया। उन भड़की हुई मक्खियों से बचने की कोई तदबीर नहीं थी, लिहाजा आगे बढ़ते रहना ही सही कदम था। कहने और सुनने की हद तक तो ये बात बहुत आसान है, लेकिन जिस सूरत हाल का हमें सामना था इसमें और खास तौर पर इस सूरत में कि मक्खियां हम पर हमलावर भी हो गई थी, आगे बढ़ना अमलन नामुमकिन होकर रह गया था। मक्खियां हमारे जिस्मों के खुले हुए हिस्सों से चिमट गई थी, लेकिन मुझे मालूम था
कि इस उफ्तार से बचने के लिए भी आगे बढ़ते रहना ही लाजमी है। जाहिर की हालत बहुत बुरी थी। मैं तो खैर किसी न किसी तरह बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन उसके हल्क से कराहें खारिज हो रही थी। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मेरे मुंह और हाथों में आग लगा दी हो। जाहिर है कि जाहिर पर भी यही कैफियत गुजर रही होगी। सितम ये था कि वो चीखने के लिए मुंह भी नहीं खोल सकता था। मक्खियां मुंह में घुसने से भी दरेग नहीं करती। इंतहाई सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने के बावजूद मैं ज्यादा दूर ना जा सका और जमीन पर गिर पड़ा। जाहिर भी मेरे साथ ही गिरा था और बुरी तरह लोटे लगा रहा था। मक्खियों की सूरत में हम पर क़यामत टूट पड़ी थी। मक्खियों के डंक मारने से पैदा होने वाली जलन को अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं था। हर उस मुकाम से जहाँ मक्खी ने डंक मारा था, जलन की एक लहर उठती थी और करंट की तरह पूरे जिस्म में दौड़ जाती थी। गोया बैक वक्त हमें सैकड़ों टेसों के खिलाफ अपनी कुव्वत बर्दाश्त का मुजाहरा करना पड़ रहा था और मक्खियां हुनूज हमारा पीछे छोड़ने को तैयार नहीं थी। फिर वो आग जो चंद लम्हे कबल तक हमें अपनी सबसे ज्यादा खौफनाक दुश्मन दिखाई दे रही थी, हमारी निजात दहिंदा साबित हुई। हम पर उसकी तपश और धुआं बैक वक्त हमला आवर हुए थे। इस तपश और धुएं के बायस मक्खियां हमें छोड़कर फरार हो गयी। हमसे इंतकाम लेने के मुकाबले में उन्हें अपनी जान बचाने की ज्यादा फिक्र थी। हर दी रूह को होती है। मैं महसूस कर रहा था कि हमारे जिस्मों में जहर फैल रहा है। तकलीफ तो बहरहाल थी ही, लेकिन उस वक्त अगर हम अपनी तकलीफों की फिक्र करते तो मुसल्लम रोस्ट हो जाते। आग अपनी तमाम तर दहशत नाकियों समेत हमारी तरफ बढ़ रही थी। उठो जाहिर, मैंने जाहिर को झुंझोड़ते हुए कहा, भागो वरना हम आग की लपेट में आ जाएंगे। जाहिर के हल्क से कराएं और सिसकियां निकल रही थी, लेकिन उसे इतना होश था कि अपनी जान बचाने की फिक्र करता। वो जैसे तैसे उठ खड़ा हुआ और हमने फिर वहशियाना अंदाज में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। हमारा सबसे बड़ा हथियार वक्त था। फिर तेज रफ्तारी का मुजाहरा करके हम अपनी जानें बचा सकते थे। हमें आग से ज्यादा तेज रफ्तारी का मुजाहरा करना था और ओरी बावड़ के उन कराए के आदमियों को मात देनी थी जो शिकारी कुत्तों की तरह हमारी बू सूंघते फिर रहे थे। कुछ अजब नहीं था कि उन्होंने हमारी तलाश में सरगर्दा पार्टियों और हेलीकॉप्टरों को हमारी यहाँ मौजूदगी से बाखबर कर दिया हो। अब वो हमारे गिर्द कोई जाल बुन सकते थे, एक ऐसा जाल जिससे निकलना हमारे लिए मुहाल साबित होता। और हमें इस जंगल से निकलने के लिए वक्त दरकार था, जो हमारे लिए पनाहगाह की बजाय जहन्नम का दहाना बनकर रह गया था। मुकाबला तो वक्त का था। जो फरीक भी कम वक्त में ज्यादा काम कर लेता, वही इस मार्के से सुरखरू होकर निकल सकता था। हम पर जुनून तारी था और हम एक वहशत के आलम में झाड़ियों को रोनते हुए उनके दरमियान जगह बनाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। वो जुनून और वहशत का आलम कोई गैर फितरी चीज नहीं था। जान के लाले पड़े हुए हों तो आदमी बड़े बड़े नामुमकिन काम कर गुजरता है। जान जो हर शख्स की सबसे ज्यादा अजीज शय होती है। हमारे अकम में शोलों की खौफनाक जबानें लपक रही थी। हमारे कानों में लकड़ियां चटकने की रूह फरसा आवाजें आ रही थी, लेकिन वो आवाजें हमारी हवास बख्तिगी को हवा देकर हमारे लिए बचत का सामान फराहम कर रही थी। आगे बढ़ने और तेज रफ्तारी से इस अमल को जारी रखने के लिए हमें वहशत ही तो दरकार थी, जो इन नवाजों को सुन सुनकर सवार होती जा रही थी। और इसी मुनासबत से दम बदम हमारे कदम आगे बढ़ने की रफ्तार में इजाफा होता चला जा रहा था। ये अंदाजा करना दुश्वार है कि इस वहशत के आलम में हमने कितनी देर अपना सफर जारी रखा, लेकिन फिर एक ऐसी आवाज आई जो जरा देर के लिए हमें अपने आवासों में वापस ले आई। हेलीकॉप्टर की घुन गरज के सामने हर आवाज मानद पड़ गई थी। मैंने बुखलाकर ऊपर की तरफ देखा। मुहीब परिंदा ऐन हमारे सरों पर था। पायलट हमें देख चुका था। इस कड़े वक्त में वो इजाफी मुसीबत हमारे लिए असाब शिकन थी। अभी हम जंगल के किनारे तक पहुंच भी नहीं पाए थे कि हमें देख लिया गया। अब अगर हम सही और सालिम बाहर निकल जाते तब भी कोई फायदा ना होता। हेलीकॉप्टर हरगिज़ पीछा ना छोड़ता, लेकिन नहीं, सही सलामत बाहर निकलने में ये फायदा तो बहरहाल था कि हम जिंदा जलने से बच जाते। जिंदा जल जाने का तस्वुर भी लर्जा खेज होता। खुदा ये कि आदमी को अपनी लर्दाखेज मौत अपने सर पर मुसल्लत नजर आ रही हो। चुनाचे हमने हेलीकॉप्टर को नजरअंदाज कर दिया। अब हेलीकॉप्टर हमारे सरों पर परवाज कर रहा था। उसके पंखों से खारिज होने वाली तूफानी हवा के बायस शदीद किस्म का जलजला सा आ गया था। इस जलजले के बायस बाज़ औक़ात हमें आसानी होती और बाज़ औक़ात आगे बढ़ना दुश्वार हो जाता। आसानी उस सूरत में होती थी जब आवाज़ से किसी दरख्त के सुरंगों होने की वजह से हमें रास्ता मिल जाता था, और रहमत उस वक्त होती जब इसी अमल से कोई दरख्त हमारी राह में ज्यादा शिद्दत से मदाम हो जाता। हम पहले जैसी लगन से झाड़ियों को रूंधते, कुचलते और उनके दरमियान रास्ता बनाते आगे बढ़ते रहे। जंगल के किनारे पहुंचे तो हमें अकब से वाज़े तौर पर आग की तपश महसूस होने लगी।
बस चंद लम्हों का खेल बाकी रह गया था। हमने बहुत मामूली से फर्क से मौत को शिकस्त दी थी। इस बात में कोई शुबा नहीं था कि हमने बेपनाह जिद्दोजहद की थी, लेकिन अगर कुदरत की मदद शामिल हाल ना रही होती तो हम इतना बड़ा मार्का सर नहीं कर सकते थे। जंगल से बाहर निकलने के बाद भी हम सुकून का सांस नहीं ले सके। वजह यह है कि हेलीकॉप्टर था जो हमारे सरों पर चिंगाड़ रहा था। हेलीकॉप्टर से जंगल पर कोई आतिशगीर मादा फेंका गया था, जिसकी वजह से आग मजीद भड़क उठी थी। अब वो हमें जान से मार देने के दर पे हो गए थे। कुछ देर पहले हेलीकॉप्टर हमारे इर्द गिर्द कदरे बुलंदी पर मुडलाता फिर रहा था। फिर पायलट उसे नीचे ले आया। पायलट के बराबर वाली नशस्त पर एक और शख्स भी बैठा नजर आ रहा था। मुझे अपनी आंखें खोले रखने में दिक्कत महसूस हो रही थी, इसलिए कि मक्खियों के काटने से मेरे हाथ और चेहरे पर वरम आ गया था। जाहिर का हाल भी यही था। उसे जाहिर की हैसियत से शिनाख्त करना नामुमकिन हो गया था। मैंने हेलीकॉप्टर की तरफ से तवज्जो हटाकर इर्द गिर्द का जायजा लिया। हम एक पगडंडी पर खड़े थे, जिससे कुछ आगे एक 10 फीट चौड़ी नहर गुजर रही थी। मुकामी बाशिंदों ने ये नहर दरिया से निकाली होगी और इससे वो अपने खेतों को सैराब करते होंगे। नहर के दूसरी तरफ एक फसल लहलहाती नजर आ रही थी, जिसके इख्तिताम पर झाड़ जिंकाड़ थे। मैं मारे तकलीफ के मरा जा रहा हूँ जनाब। दफादन मैंने जाहिर की आवाज सुनी। वो जमीन पर पड़ा करा रहा था। उसकी आवाज में बिला का करब था। हौसला रखो जाहिर, मैंने उसके करीब बैठते हुए कहा। इससे ज्यादा या इसके अलावा मैं क्या कर सकता था? मेरे जिस्म में आग लगी हुई है। हाय, जाहिर बिल बिलाया। ये आग कैसे ठंडी होगी? मैंने एक तवील सांस ली। मैं उसे क्या बताता और कैसे बताता कि आग तो मेरे जिस्म में भी भरी हुई है। मक्खियों के डंग लगने से जो तकलीफ पैदा हुई थी वो रफ्ता रफ्ता ही खत्म हो सकती थी। हमारे पास कोई दवा भी नहीं थी। अगर कोई मरहम होता तो हम अपने जख्म पर लगा लेते, लेकिन वक्त सबसे बड़ा मरहम है। हर जख्म का मदावा बन जाता है। वक्त का मरहम किसे मयसर नहीं होता। हर एक के पास इसकी फरवानी होती है, लेकिन नहीं, हमारे पास तो ये मरहम भी नहीं था। बेसरो सामानी और अफरा तफरी और भाग दौड़ का 5वां दिन चल रहा था और यूं महसूस होने लगा था जैसे हम इस दुनिया में भाग दौड़ करने ही आए थे और इसी आलम में दुनिया से रुखसत भी हो जाएंगे। ये 5 रोज मुझे अपनी पूरी जिंदगी पर मुहीत महसूस होने लगे थे। बराए नाम गज़ा, जरूरत से बहुत कम पानी और फिर दिन रात की मुशक्कत ने हमें बुरी तरह तोड़ फोड़ कर रख दिया था। पहाड़ी इलाके का 1 मील का सफर शहर के 10 मील बल्कि मेरे ख्याल के मुताबिक 20 मील के सफर के बराबर होता है। अपनी शब रोज की मुतवातर मुशक्कत के बावजूद मैं खुद को नुक्ता आगाज पर महसूस कर रहा था, बल्कि अब सूरत हाल ज्यादा खराब हो गई थी। गोया हमारी जिद्दोजहद का कोई मुस्बत नतीजा बरामद होने की बजाय मनफी नतीजा निकला था। हम महकूस सफर कर रहे थे। मैंने निगाह उठाकर हेलीकॉप्टर को देखा, जो एक चक्कर लगाकर दोबारा हमारे नजदीक आ रहा था। उसकी बुलंदी कम से कम होती जा रही थी। मुझे उसके अज़ाइम खतरनाक महसूस हुए। बुलंदी इस कदर कम करने का कोई जवाब नहीं था। पायलट और उसका साथी मुझे बिल्कुल साफ नजर आने लगे। फिर ये एकदा भी हल हो गया। मेरे देखते ही देखते पायलट के साथी ने बंदूक निकाल कर फायर कर दिया। गोली जाहिर के करीब जमीन में बेबूस हो गई थी और जाहिर उछल कर बैठ गया था, लेकिन मेरी तवज्जो का मरकज जाहिर नहीं हेलीकॉप्टर था। भागिए जनाब, जाहिर ने दौड़ने की कोशिश में लड़खड़ाते हुए कहा, वरना वो हमें मार देंगे। गुस्से की एक शदीद लहर ने मेरे पूरे वजूद को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हेलीकॉप्टर से की जाने वाली जिसारत मेरे नजदीक नाकाबिले माफी थी। इस जिसारत का जवाब दिया जाना जरूरी था, वरना उनके हौसले बढ़ जाते। जाहिर की बात का जवाब दिए बगैर मैंने अपने कांधे से लटकी बंदूक उतार ली। आप कहाँ रह गए जनाब, जल्दी कीजिए, जाहिर ने पलट कर कहा। शायद उसके औसान इस कदर खता हो गए थे कि वो मुझे देखने के बावजूद मेरे अज़ाइम का अंदाजा नहीं कर पा रहा था। सबसे पहले उस मरदूद को सबक देना जरूरी है, मैंने दांत भींच कर कहा, मगर आवाज इतनी बुलंद नहीं थी कि जाहिर उसे सुन सकता। पायलट का साथी दोबारा जाहिर का निशाना ले रहा था। उसकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं थी, इसलिए मैं आसानी से उसे निशाना बना सकता था, लेकिन मैंने पायलट को नजरअंदाज कर दिया। वो इंतहाई चालाक और अय्यार किस्म का इंसान था। उसने यकीनन मुझे कांधे से बंदूक उतारते देख लिया था, इसलिए वो बड़ी तेजी से हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाए ले गया और मैं दांत पीस कर रह गया। मेरे दिल में फायर करने की हसरत ही रह गई थी। बुलंदी के साथ साथ पायलट हेलीकॉप्टर को हमसे दूर भी लिए जा रहा था। जाहिर ने ये चीज महसूस कर ली थी, इसलिए उसके औसान किसी कदर बहाल हो गए थे।
फिर उसने मेरी तरफ देखा और हैरत से पलकें झपकाई। आप उस पर फायर करने जा रहे थे जनाब? हमारे हक में ये खतरनाक भी साबित हो सकता था। उससे ज्यादा खतरनाक बात ये होती कि हम उनके लिए खुला हदफ बना देते, मैंने सर्द लहजे में कहा। मेरी नजरें हेलीकॉप्टर पर मरकूज थी जो अब फायरिंग की रेंज से बाहर था। जब जाहिर ने ये देखा कि हेलीकॉप्टर दूर चला गया है तो वो दोबारा जमीन पर बैठ गया। कुछ देर आराम कर लें जनाब, उसने कहा। उसके लहजे में फरियाद थी। हरगिज नहीं, मैंने सख्ती से जवाब दिया। नहर उबूर करके हमें सामने वाले खेत में दाखिल होना है। मेरे लहजे की सख्ती महसूस करके जाहिर उठ खड़ा हुआ और हम उस नहर में उतर गए, जिसे नहर की बजाय नाला कहना ज्यादा मुनासिब होगा। पानी ज्यादा गहरा नहीं था और बेहद ठंडा था। आग के तूफान से गुजर कर आने के बाद वो ठंडक हमें नेमत ही मालूम हो रही थी। पानी ने जहां हमें ताजगी का एहसास दिया, वहीं हमारे लिए कुछ मसाइल भी पैदा कर दिए। हमारी उंगलियों के बेशतर नाखून टूट गए थे, जिनसे रिसने वाले खून पर खुरुंड के साथ साथ गर्द की तह भी जम गई थी। ये खुरुंड और जमी हुई गर्द हमें किसी कदर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किए हुए थी, वरना हम अपने हाथों को इतनी आज़ादी से इस्तेमाल न कर पाते। लेकिन पानी ने जमी हुई गर्द और खुरुंड दोनों को धो डाला। अब हमारे टूटे हुए नाखूनों से दोबारा खून रिसने लगा था। नहर से निकलने के बाद हमारे लिए चलना और भी ज्यादा दुश्वार हो गया था। जूते और कपड़े तो गीले होकर वजनी हो ही गए थे, मगर सूटकेस का इजाफी बोझ मेरे लिए मजीद परेशानी का बायस बन गया था। हमारे लिए तो पहले ही चलना 2 बार हो रहा था कि अब इस इजाफी वजन के साथ सफर जारी रखना मजीद मुश्किल का सबब बन गया था। हम जैसे तैसे घसीटते हुए सामने वाले खेत की तरफ बढ़ने लगे। हेलीकॉप्टर हमारे हकम में चला गया था। उसकी आवाज से अंदाजा होता था कि अभी वो हमसे काफी दूर है। सामने वाला खेत हमसे ज्यादा दूर नहीं था और उसके गिर्द चौबी बाढ़ मौजूद थी। हम हेलीकॉप्टर की जानिब से किसी हमले का शिकार हुए बगैर चौबी बाढ़ उबूर करके खेत में दाखिल हो गए, जिसमें फसल लहलहा रही थी। खेत में दाखिल होने से कबल मैं रुक कर पलटा। मकसद हेलीकॉप्टर पर निगाह डालना था। दरमियानी फासले के बावजूद काकबट में बैठा हुआ पायलट और उसके साथी साफ नजर आ रहे थे। पायलट का साथी माउथ पेस मुंह से लगाए कुछ बोल रहा था। वो यकीनन हमारे बारे में रिपोर्ट दे रहा होगा और मजीद हदायत तलब कर रहा होगा। मैंने बेपरवाही से कांधे झटके और खेत में दाखिल हो गया। जाहिर पहले ही खेत में जा चुका था और उसने किसी हद तक खुद को संभाल लिया था। मक्खियों के काटने की सोजन मौजूद थी, मगर अब तकलीफ में खासी कमी वाक़ई हो गई थी। इस खेत को उबूर करना इतना मुश्किल नहीं होगा जनाब, जाहिर ने कहा। हाँ, ये फसल तो ज्यादा ऊंची है और ना ही इतनी घनी है कि इसके दरमियान से गुजरना ज्यादा तकलीफ का बायस हो। दफातन मैंने हेलीकॉप्टर के नजदीक आने की आवाज सुनी। मैं रुककर पलटा। हेलीकॉप्टर बहुत नीची परवाज करता हुआ और बहुत तेज रफ्तारी से हमारी सिमत आ रहा था। संभलो जाहिर, मैंने चीख कर कहा और खुद को फसल में गिरा दिया।